बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, हमने 11th बायो में चैप्टर 4 ए सेलुलर में मल्टीपल एसएलओस को कवर करने के लिए अपना नॉलेज स्टार्ट किया हुआ है, विच इज़ एड्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ HIV। मैं आपको एड्स का नाम कैसे पड़ा, इसके वायरस को ऐसा नाम क्यों दिया गया, इनके अल्फाज के पीछे क्या मायने हैं, ये सब मैं आपको अंडरस्टैंड करवा चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि ये रेट्रोवायरस है जिसके पास एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है। स्पेसिफिकली ये करता क्या है, इसका काम है इम्यून सिस्टम के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टी हेल्पर सेल्स को इफेक्ट करना। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इन टी हेल्पर सेल्स को ये इसलिए इन्फेक्ट कर पाता है कि इसके पास एक स्पेशल प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, विच इज CD4। ये जो CD4 प्रोटीन है हेल्पर टी सेल्स पे, ये एक तरह की रिसेप्टर प्रोटीन है जिसके साथ HIV का वायरस आके बाइंड करता है और फिर उसमें एंटर होके मल्टीप्लाई करता है। यहां तक हमने डिस्कस किया था। अब होता यह है कि हमारे पास HIV का वायरस हेल्पर टी सेल्स को जब यूज कर रहा होता है तो वो उसके अंदर नए वायरसेस बनाता है, यानी हेल्पर टी सेल्स अपने काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि उसका सिस्टम हाईजैक कर लिया जाता है। और वो जो सिस्टम हाईजैक किया जाता है वो इसलिए हाईजैक किया जाता है ताकि HIV अपने नए वायरसेस बना सके। कैसे, ये हमने देखना है। इस सारे प्रोसेस पे ना, जब HIV रीन्यू हो रहा होता है, उसमें नए हेल्पर टी सेल्स में नए HIV वायरस बन रहे होते हैं, तो कहते हैं ये जो रेप्लिकेशन साइकिल है ना HIV की, ये 1 से 2 दिन लेंथी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप देखते हो 1 से 2 दिन के अंदर नए वायरस बन जाते हैं। ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस मल्टीपल स्टेप्स के अंदर बिगिन करता है और कंप्लीट होते हैं, जिसे हमने अंडरस्टैंड करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये जिफ दिखाई थी कि किस तरह आपके पास ये असल में स्पाइक्स प्रोटीन्स हैं HIV के वायरस पे, जो आके अटैच होती हैं इन CD4 रिसेप्टर्स के साथ। अब HIV का स्ट्रक्चर हम पीछे पढ़ के आए हैं। मैंने आपको बताया था इसकी सरफेस पे जो प्रोटीन्स हैं, इन्हें आप स्पाइक्स बोलते हो, जिनमें आपके पास 2 हिस्से हैं, एक GP120 और दूसरा GP41। इनकी मदद से ये HIV का वायरस हेल्पर टी सेल्स के ऊपर मौजूद अपने रिसेप्टर CD4 के साथ अटैच होता है। जब ये अटैच होता है ना, तो आपके पास वायरल की जो एनवेलप है ये फ्यूज कर जाती है हेल्पर टी सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के साथ। तभी फ्यूजन पॉसिबल होगी ना, कि आपके पास वायरल की एनवेलप और होस्ट सेल की मेम्ब्रेन आपस में मिल जाए, फ्यूज कर जाए, और आपके पास जो वायरस है वो अपने कैप्सिड समेत होस्ट के सेल के अंदर एंटर हो जाए। ठीक है, अब जब ये अंदर जाता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो जो कैप्सिड था इसे अनकोड किया जाता है, यानी उसकी ब्रेकडाउन होती है, ताकि उसके अंदर मौजूद जो जीनोम है, RNA और इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, जिनमें से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इन्हें होस्ट सेल के अंदर रिलीज किया जाए। ठीक है, ये जो RNA है जो अब रिलीज हुआ है होस्ट सेल के अंदर, इसको फिर होस्ट सेल नहीं, वायरस का ही RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इस वायरल जीनोम RNA को यूज करेगा और इसके सामने एक DNA का स्ट्रैंड बना देगा, जिसे आप बोलोगे कंप्लीमेंट्री DNA। ठीक हो गया। ये देखिए, ये आपके पास जिफ के थ्रू और डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है कि किस तरह से, ये देखो, ये वायरस की मेम्ब्रेन फ्यूज की है होस्ट की सेल मेम्ब्रेन के साथ, और ये कैप्सिड समेत अंदर गया, और ये अब आपने देखा वो रेड कैप्सिड डिसअपीयर हुआ, ताकि जो वायरल का जीनोम और उसके जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज हो। अब आपके पास होता क्या है कि जब लेट्स से ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरल RNA है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसके सामने एक और स्ट्रैंड बनाता है। मैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ना और आपको थिक करके दिखाता हूं। ये जो स्ट्रैंड बना है ये असल में DNA स्ट्रैंड है, लेकिन दूसरा स्ट्रैंड जो है ये वाला, ये वही वायरल RNA स्ट्रैंड है।
तो आपके पास ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना है, इसमें एक स्ट्रैंड आरएनए का है और दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का है। इसको आप मिला के नाम देते हो आरएनए डीएनए हाइब्रिड। ये सारी चीजें अभी हमने थ्रू डिफरेंट डायग्राम्स एंड सिमुलेशन भी देखनी है। ठीक हो गया। अब आपके पास ये जो आरएनए के सामने एक डीएनए का स्ट्रैंड बन गया है, असल में ये वो चीज है जो हमें चाहिए। अब होगा पता है क्या, ये जो आरएनए और डीएनए के दो स्ट्रैंड्स मिलके हाइब्रिड बना रहे हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे। जब ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे ना, तो ये जो वायरल आरएनए है, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको वहां डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसका काम पूरा हो गया। और इसका काम क्या था कि इसने यहां पे जो डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाया है वो बनाना। अब आप देखोगे कि ये जो नया डीएनए का स्ट्रैंड यहां बना था, इसको इस्तेमाल किया जाएगा और इसके सामने एक और वायरल डीएनए का स्ट्रैंड बना दिया जाएगा। ये जो अब मॉलिक्यूल बनेगा ना, इसके दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के स्ट्रैंड्स होंगे और ये आपके पास असल में वो डीएनए होगा जो वायरल के आरएनए को देख के बनाया था। ये अब वायरल डीएनए है। इस डीएनए ने आगे उस लाइफ साइकिल को स्टार्ट करवा के कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ही हाइब्रिड बना, जो ओरिजिनल जीनोमिक आरएनए था उसको वेस्ट कर दिया, डिग्रेड कर दिया। इस सिंगल स्ट्रैंडेड सी डीएनए को यूज किया और इसके सामने एक और स्ट्रैंड बना के इसे कंप्लीट कर दिया, यानी इसे डबल हेलिक्स बना दिया। ये जो अब डबल हेलिक्स डीएनए बना है, ये अब जाएगा और होस्ट सेल के न्यूक्लियस को एंटर करेगा, उसकी मेम्ब्रेन से गुजरेगा और न्यूक्लियस के अंदर जाके होस्ट का जो डीएनए है ना, उसके अंदर जाके अटैच हो जाएगा। हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, और ये काम कौन करता है, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है, इंटीग्रेज एंजाइम। जरा डायग्राम में देखो, हमने यहां पे उस तरह से सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंडेड कंसेप्ट नहीं दिया हुआ। सिंपली आपके पास वायरल आरएनए है जिसे आपने येलो कलर में दिखाया, इसी को यूज करते हुए वायरल डीएनए बना जिसे रेड कलर का दिखा दिया। ये डीएनए होस्ट सेल हेल्पर टी सेल्स की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और उसके जो डीएनए है उसके साथ जाके खुद अटैच हो गए। और ये काम किसने किया है, उसके एक एंजाइम ने जिसे आप बोलते हो इंटीग्रेस एंजाइम। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है जो आपने याद करनी है। ये जो वायरल डीएनए है, जब ये होस्ट के डीएनए के अंदर जाके फिक्स हो गया, इंटीग्रेट हो गया, अब हम इसे एक स्पेशल नाम देते हैं विच इज प्रोवायरस। अगर थोड़ा सा रिमाइंड करवाओ खुद को, हमने प्रीवियस टॉपिक में लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में भी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। वहां भी हमने देखा था कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए जब बैक्टीरिया का डीएनए का हिस्सा बनता है तो हम उसे प्रोफेज कहते हैं। लेकिन डिस्टिंग्विश करने के लिए वो टर्मिनोलॉजी सिर्फ बैक्टीरियोफेज के डीएनए के लिए है। यहां पे जब आपके पास एचआईवी वायरस का डीएनए जाके होस्ट के डीएनए के साथ अटैच होता है तो हम इसे प्रोफेज नहीं बल्कि प्रोवायरस कह देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने क्लियर रखना है। ये जो प्रोवायरस है जो होस्ट डीएनए के साथ जाके अटैच हुआ है, ये अब होस्ट का ही एक एंजाइम यूज करेगा। इसी को तो हम कहते हैं हाईजैक कर लेना, कि सिस्टम दूसरे का है, आप उसे अपने इस्तेमाल में ला रहे हो। वो जो सेल है, न्यूक्लियस है, उसका काम है हेल्पर टी सेल्स के लिए काम करना, लेकिन वायरस ने जाके उसे कंट्रोल करना है और उसका एक आरएनए है, एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। इससे उसने अपने लिए न्यू वायरल आरएनए बनाने हैं और साथ ही साथ अपना मैसेंजर आरएनए बनाना है। ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं कि ये जो प्रोवायरस है, ये होस्ट के एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज से वायरस के लिए दो तरह के आरएनए बनाते हैं। एक आरएनए वो है जो उसका जीनोम होगा, लेकिन दूसरा आरएनए वो होगा जिससे आगे वायरस के लिए प्रोटीन बनेगी, तो इसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये अब वायरस का मैसेंजर आरएनए है। ये जाएगा होस्ट सेल के राइबोसोम के पास और वो इसको रीड करेंगे और इससे होस्ट का राइबोसोम वायरस की प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ये आपके पास मैनिफेस्टेशन हो रही है कि किस तरह से सिस्टम को हाईजैक किया है, कि ये मैसेंजर आरएनए आगे से यूज हुआ और इसने वायरस के लिए प्रोटीन बना दी, और किसने बना के दिए, होस्ट के राइबोसोम ने। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि आपके पास एचआईवी के लिए इन्हीं में से एक बनने वाला एंजाइम होगा, प्रोटीएज एंजाइम। ये क्या करेगा, ये
इन वायरल प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि जब ये बनती है तो इनकी चेन बड़ी होती है, इनको ब्रेक डाउन करके स्मॉल इंडिविजुअल प्रोटीन्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो ब्रेक डाउन के बाद छोटी प्रोटीन्स बनती है ना, ये असल में वो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं जो वायरस के स्ट्रक्चर का हिस्सा बनती है, जो नया वायरस बन रहा होता है। ठीक है, तो आपके पास इन शॉर्ट प्रोवायरस ने होस्ट का सिस्टम यूज किया, अपने लिए एक जीनोमिक आरएनए बनाया, एक मैसेंजर आरएनए बनाया। होस्ट के राइबोसोम ने इस मैसेंजर आरएनए से वायरस की प्रोटीन बना दी। वो जो प्रोटीन बनी वो चेन लेंथ में लेंथी थी। एक और एंजाइम आया वायरस का, प्रोटीएज, उसने उन लॉन्ग चेन प्रोटीन्स को कट किया और स्मॉल चेन प्रोटीन्स बना दी। ये जो अब आपके पास स्मॉल चेन प्रोटीन्स बनी है, ये और जो वायरल का जीनोम बना था यहां पे, ये जीनोमिक आरएनए, ये आपस में मिलेंगे और मिलके क्या करेंगे, नए वायरस बनाएंगे। ठीक है, इसी दौरान आप देखोगे कि कुछ एचआईवी की जो प्रोटीन्स है ना, वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन पे जाके फिक्स होंगी। कुछ प्रोटीन्स नए वायरस के स्ट्रक्चर में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और कुछ वायरस की प्रोटीन्स जो है वो हेल्पर टी सेल, होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन, वहां पे जाके अटैच होंगी। जहां पे ये वायरस की प्रोटीन्स होस्ट की सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनेंगी ना, वहां पे आप देखोगे एचआईवी की जो प्रोटीन्स है, जहां पे वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ फिक्स हुई है, सेल मेम्ब्रेन वहां से बाहर को उभरेगी। ठीक है, वो बड बनाएगी। ये वो लोकेशन होगी जहां पे आपके पास नए वायरसेस जाएंगे और वहां से होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को अपने राउंड कवर करेंगे और एनवेलप की शक्ल में वहां से उसको लेके रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, कि ये जो न्यूली फॉर्म वायरल पार्टिकल्स हैं, ये माइग्रेट करते हैं जहां पे होस्ट सेल मेम्ब्रेन में बड्स बने होते हैं, और वहां से ये रिलीज होते जाते हैं। ठीक है, वो जो होस्ट की मेम्ब्रेन है जहां बड बना था, वो पार्ट नए एचआईवी वायरस की एनवेलप बन जाता है। ठीक है, और ये जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन पे वायरस की प्रोटीन्स थी, यही अब उसकी स्पाइक्स कहलाती हैं। यानी कि ये वही स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से वायरस ने जाके हेल्दी हेल्पर टी सेल्स के ऊपर अटैच होना है। और ये प्रोटीन कब उसका हिस्सा बनी, जब वो नया वायरस होस्ट सेल से बाहर निकल रहा था। तो उस वक्त उसने जहां होस्ट सेल की मेम्ब्रेन का एनवेलप अपने राउंड बनाया था, उस एनवेलप के ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन्स थी। ये देखो, ये आपके पास बुक की डायग्राम है जिसमें इस चीज को कंप्लीटली इलैबोरेट किया है। इसको अगर हम जूम करके देखें, मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप दोबारा रिवाइज करवाता हूं। हमारा वायरस आया जिसके पास एनवेलप है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, अंदर उसका जीनोमिक आरएनए है, बाहर प्रोटीन कोट है और उससे भी बाहर एनवेलप, और उस एनवेलप पे स्पाइक प्रोटीन्स हैं। ये देखो, ये आके फ्यूज किया, एनवेलप बाहर रहेगी, कैप्सिड अंदर आ गया। लेकिन अगर आपने गौर किया हो कि कैप्सिड अंदर आते साथ ही उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है ताकि जीनोमिक आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिलीज हो जाए। ये जीनोमिक आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आगे से क्या कर रहा है, वायरल डीएनए बना रहा है, जो जाके होस्ट के डीएनए के अंदर फिक्स हो रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसे आप प्रो वायरस कहते हो। और ये फिर आगे वायरस के लिए नए आरएनए और नई प्रोटीन्स बनाता है, जिससे नए वायरल बनते हैं, वायरस पार्टिकल बनते हैं विद इन हेल्पर टी सेल्स, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्ड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। यही चीज मैं आपको एनिमेशन से समझाता हूं। हम एनिमेशन पे आते हैं और लाइफ साइकिल को एनिमेशन से कंप्लीट करते हैं। ये देखो, हमारे पास ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। ये बहुत ओवर सिंप्लीफाई किया हुआ है, लेकिन बार बार रिवाइज करने का मकसद ही ये है कि आपको ये चीजें इजी टू अंडरस्टैंड लगे। वायरस आया, फ्यूज किया स्पाइक्स की मदद से, अब मैं शॉर्ट करके समराइज करके समझा रहा हूं, और आपके पास वो अंदर एंटर हुआ, वहां पे उसका कैप्सिड रिमूव हुआ और उसने अपने जीनोम को होस्ट के न्यूक्लियस में भेजा। वहां से उसने होस्ट के सेल को हाईजैक कर लिया और नए वायरसेस बनाना शुरू कर दिए, और वो वायरस जो हैं वो बर्ड ऑफ होके रिलीज होना शुरू हो गए। एक और एनिमेशन पे आओ, ये ओवरऑल थी आपके पास एक समरी। दूसरी एनिमेशन में आप लोगों को मैं एचआईवी स्पेसिफिक अंडरस्टैंड करवाता हूं। अब आपने देखना है इसको,
मैं आपको ये सारी समरी रिवाइज करने लगा हूं, इसको आपने ऐसे ही मेरे साथ पढ़ना है। ये ले जी, ये हमारा HIV वायरस, एनवेलप, स्पाइक्स, कैप्सिड, उसका जीनोमिक RNA और ये उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये सारी वो कैप्शन है जो मैं आपको बता चुका हूं। ये देखो, हेल्पर टी सेल और उसके ऊपर मौजूद एक स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन जिसे आप CD4 कह रहे हो। ठीक है, बस ये एक नाम पढ़ लो, ये आपको आगे समझ आएगी। एक और प्रोटीन है जिसे हम CCR5 भी कह रहे हैं। ये क्या है, ये मैं आपको आगे बताता हूं। अब होगा क्या, ये देखो, ये वायरस जो है ना, ये अपने स्पाइक्स की मदद से अपने होस्ट सेल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर के साथ अटैच होने लगा। ये देखो, ये अटैच हुआ, अटैच होने के बाद ये इसकी एनवेलप होस्ट की सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर गई है, और जब वो फ्यूज की, एनवेलप तो वहीं रह जाएगी, लेकिन बाकी सारा स्ट्रक्चर जिसमें कैप्सिड भी है वो होस्ट सेल के अंदर चला गया। ये देखो, अब अंदर जाके आप देखोगे ये कैप्सिड रिमूव होगा, जिसे हम कहते हैं अनकोट करना। और जब ये रिमूव होगा तो उसके अंदर जो कुछ भी है, जीनोमिक RNA है, जो एंजाइम है, हमारे केस में इंपॉर्टेंट एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसको वो होस्ट के साइटोप्लाज्म में रिलीज करेगा। ये देखो, मैं एक स्टेप वापस आता हूं, आपने इसको देखना, यहां होगा क्या कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस के RNA को यूज करेंगे, लेकिन इसके सामने वायरस के लिए DNA बनाएंगे। फिर उस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के सामने एक और DNA का स्ट्रैंड बना के उसे डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाएंगे। ये देखो, ये अब DNA का स्ट्रैंड बने और ये वायरल स्ट्रैंड है। वो देखो, वो गए, उनका काम खत्म, डिग्रेड। ये जो DNA का सिंगल स्ट्रैंड है, इसके सामने अब एक और स्ट्रैंड बन के डबल स्ट्रैंडेड DNA, लेकिन वायरस का। ये अब जाएगा होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर, और यहां पे आएगा वो एंजाइम इंटीग्रेज जिसने वायरस के DNA को होस्ट के DNA के साथ अटैच करना है। ये देखो, इसने आके होस्ट के DNA को काटा और यहां पे वायरल DNA के लिए स्पेस बना दी। इसने क्या किया, इसने वायरस के लिए नए RNA बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, इन RNAs के साथ साथ आपने देखा कि राइबोसोम से वायरस की प्रोटीन बनाई गई। ये प्रोटीन और RNA मिले और इन्होंने, ये देखो, ये मिले और मिलके नया वायरस बनाया, जो कि होस्ट सेल से रिलीज हुआ, बर्ड ऑफ हुआ। ये नया वायरस क्या करेगा, ये आपके पास दोबारा से एक हेल्दी हेल्पर टी सेल्स के पास जाएगा और वहां आप देखोगे ये साइकिल नए सिरे से रिपीट होगी। ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। हमारा सेकंड SLO था कि हम HIV वायरस को ये नाम क्यों देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट शुरू में समझा चुका हूं, लेकिन आप लोगों को SLO के अकॉर्डिंग दोबारा समझाता हूं। इम्यून सिस्टम जो है ना, ये असल में जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत से सेल्स, बॉडी के ऑर्गन्स और इनसे आने वाली प्रोटीन्स, इन्हें आप कलेक्टिवली इम्यून सिस्टम कह रहे होते हो। अब इस इम्यून सिस्टम के अंदर आप देखते हो कि ये मिल के बॉडी को डिफेंड करते हैं बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अगर इस इम्यून सिस्टम का कोई कंपोनेंट मिस हो जाए, एक है या एक से ज्यादा है, तो आप देखते हो कि आपके पास इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाता है। यानी अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, उसका कोई कंपोनेंट ठीक से काम नहीं कर पा रहा, तो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो गई है। उस वजह से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। जैसे आपके पास एड्स है, कि एड्स में भी ऐसे ही होते हैं, इम्यून सिस्टम का कोई एक पार्ट काम ठीक से नहीं करता, जिसकी वजह से इम्यूनिटी फॉल कर जाती है। अब यहां क्या होता है कि हमारे पास इम्यून सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टी हेल्पर सेल्स। ये हमारे अंदर एडॉप्टिव इम्यूनिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ आपके पास नहीं होती, या आप अपनी लाइफ टाइम में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज के अगेंस्ट डेवलप करते हो। इस इम्यूनिटी में हेल्पर टी सेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्पर टी सेल्स होंगे तब आप किसी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर सकोगे। अब HIV क्या करता है, या ये पहले हेल्पर टी सेल्स को देखते हैं, ये क्या करते हैं। हेल्पर टी सेल्स असल में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल है, ये केमिकल रिलीज करते हैं जिन्हें आप कहते हो साइटोकिन्स। साइटोकिन्स क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। जब भी आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, हेल्पर टी सेल्स उसको आइडेंटिफाई करके साइटोकिन रिलीज करते हैं।
ये साइटोकिन्स फिर आगे से जाके बी सेल्स को या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। बी सेल्स क्या करते हैं? उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं? उस वायरस को किल करते हैं, या जिस सेल में वो वायरस है उसे किल करते हैं। इन दोनों को कौन एक्टिवेट कर रहा है? हेल्पर टी सेल्स। कैसे? साइटोकिन्स की मदद से। अब अगर आप हेल्पर टी सेल्स को डैमेज कर दो तो हेल्पर टी सेल डैमेज होने से साइटोकिन्स नहीं आएंगे, साइटोकिन्स नहीं आएंगे तो बी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिव नहीं होंगे। जब ये एक्टिव नहीं होंगे तो आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या उस इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसलिए आप देखते हो कि एचआईवी आके क्या करता है, वो इन हेल्पर टी सेल्स को टारगेट करता है। इनके अंदर खुद मल्टीप्लाई होता है। टारगेट क्यों करता है? क्योंकि इनके पास उसके रिसेप्टर्स हैं विच आर CD4। वायरस जो है ये होस्ट सेल में एंटर होता है, ये सारी बातें अभी हमने देखी, उसके जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा बनता है और सेल के डीएनए की मशीनरी को, सेल की मशीनरी को यूज करता है खुद को रेप्लिकेट करने के लिए। अब इस सारे प्रोसेस में होता यह है कि हमारे पास बॉडी में मौजूद हेल्पर टी सेल्स की तादाद बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाती है, जिसकी वजह से हेल्पर टी सेल्स जो है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पाते और हम एचआईवी वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर पाते। जिस वजह से आप देखते हो कि एचआईवी का वायरस इसलिए लीथल और सिग्निफिकेंट हो जाता है कि ये आके बॉडी के मेन सेंट्रल सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ये वही सेल्स हैं जो साइटोकिन्स की मदद से इम्यून सिस्टम के बाकी पार्ट्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, स्पेशली बी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। ठीक है, ये जो आपके पास इंफेक्शन की वजह से इम्यूनिटी में डिक्लाइन आता है, इसी को आप ऑब्जर्व करते हो एड्स के केस में। ठीक है, ये आपके पास की मार्कर है जो आपको बताता है कि पेशेंट जो है उसमें एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये मैंने टर्मिनोलॉजी आपको प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड करवाई थी, जो कि सबसे एडवांस स्टेज होती है एचआईवी इन्फेक्शन की। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है बॉडी में आप देखते हो हेल्पर टी सेल्स कम होते चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इम्यून सिस्टम कमजोर से कमजोरतर होता चला जाता है। ठीक है, यही वजह है कि हमें इस वायरस को फिर नाम देना पड़ता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वो वायरस है जो आपके इम्यून सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टी हेल्पर सेल्स को इफेक्ट करके इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देते हैं। इसी वजह से फिर हम देखते हैं कि एक दफा जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल या वो ऐसे वायरसेस या बैक्टीरिया जिन्हें आपकी बॉडी नॉर्मली कंट्रोल कर रही होती है, अब वो भी हमसे कंट्रोल नहीं होते और वो भी डिजीज कॉज करना शुरू कर देते हैं, जो हमने आगे पढ़ना भी है, जिन्हें आप बोलते हो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ठीक है, और इसी वजह से आप देखते हो कि आपके पास जो एड्स जैसा पेशेंट होता है, जहां इम्यूनिटी ड्रॉप कर चुकी होती है, वहां पेशेंट के अंदर कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये जो अब एचआईवी का वायरस है ना, ये होस्ट स्पेसिफिक भी है और हमारा एसएलओ भी था। होस्ट स्पेसिफिक से क्या मुराद है? हम देखते हैं कि जो होस्ट के लिए इसकी स्पेसिफिसिटी है वो कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो जो एचआईवी का वायरस है ना, उसे अपने होस्ट सेल के साथ अटैच होने के लिए CD4 रिसेप्टर चाहिए। जिस सेल पे ये रिसेप्टर्स हैं वहां आप देखोगे एचआईवी का वायरस जाके अटैच होगा। जहां ये रिसेप्टर्स नहीं है, एचआईवी का वायरस उस सेल के साथ अटैच नहीं होगा और ना ही उसमें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, और ये आपके पास बॉडी के हेल्पर टी सेल्स पे मौजूद है। एचआईवी जो है उसके पास होती है स्पाइक, और स्पाइक के अंदर GP120। ये जो GP120 है ये असल में इसको हेल्प करती है हेल्पर टी सेल्स के साथ अटैच होने पे अपने रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि ठीक है, मेन जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो CD4 रिसेप्टर्स हैं, लेकिन साथ कुछ को रिसेप्टर्स भी चाहिए होते हैं। सिर्फ रिसेप्टर्स का होना काफी नहीं है, इसके साथ कुछ को रिसेप्टर्स का होना भी जरूरी है। जब रिसेप्टर और को रिसेप्टर हो तभी एचआईवी का वायरस ठीक से अटैच होके होस्ट सेल में एंटर होता है और लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और इनमें से दो बड़े इंपॉर्टेंट को रिसेप्टर
CCR5 और CXCR4 हैं। अगर जरा याद करो, पीछे जब मैं आपको पढ़ा रहा था डायग्राम के थ्रू, तो वहां ये टर्मिनोलॉजी लिखी हुई थी, जिसे मैंने कहा था सिर्फ नोटिस कर लो। ठीक है, तो आपके पास रिसेप्टर प्लस को रिसेप्टर ये मिलेंगे, तभी आपके पास HIV का वायरस होस्ट सेल के साथ अटैच होगा। जिस सेल के पास ये है वहां ये अटैच होगा, जहां नहीं है वहां ये अटैच नहीं होगा। ठीक, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें यहां बताई जा रही है कि HIV में भी फिर आप देखते हो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, क्योंकि उनमें म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आ रही है। तो कहते हैं स्ट्रेन्स के अंदर हमने देखा है कि कुछ स्ट्रेन्स जो होते हैं वो इनमें से किसी एक को रिसेप्टर को ज्यादा प्रेफर करते हैं दूसरे की निस्बत। ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है वायरस की एबिलिटी को कि वो किस तरह के सेल्स के अंदर इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं। आसान अल्फाज में कि जो HIV वायरस की होस्ट सेल के लिए स्पेसिफिसिटी है वो इन चीजों पे भी डिपेंड कर रही है कि बाज HIV की स्ट्रेन्स या टाइप्स किसी एक को फैक्टर को प्रेफर करते हैं और दूसरे को प्रेफर नहीं करते, तो इसी लिहाज से इनकी स्पेसिफिसिटी भी चेंज होती रहती। ठीक है, ये सारा पॉइंट एंड पे समराइज किया हुआ है। आगे हमारे पास सिम्टम्स हैं। SLO हमारे पास यहां पे ऑलमोस्ट 7 थे, मल्टीपल SLOs थे। सिम्टम्स हमने पढ़नी है, मजीद इससे आगे हमने अभी कंटिन्यू करना है, ऑपर्चुनिस्टिक डिजीजेस पढ़नी है। ये सब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें हैं, लाइफ साइकिल इजी टू अंडरस्टैंड है, कंसेप्ट है, अगर आपको डायग्राम में ही समझ आ जाती है तो आप इजीली याद करके लिख सकते हो। लेकिन आगे की जो SLOs हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, ऑपर्चुनिस्टिक डिजीज है, नाम ऐसा क्यों दिया जा रहा है, होस्ट स्पेसिफिक क्यों है, इसमें कंसेप्ट के साथ आपको क्रैमिंग भी करनी है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो ताकि ये आपको एग्जाम तक याद रहे और इसकी प्रैक्टिस करो। कल हम इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।